सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू सेशन। तो आज अभी हम पढ़ेंगे रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई अभी रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रॉयल्टी रेट्स कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की कम कर दिया है ताकि उनकी एक्सट्रैक्शन प्राइवेट कंपनीज कर सके, है ना, उनका फायदा हो। तो हाँ, तो हमें चाहिए। तो अब पढ़ेंगे रेयर अर्थ क्या होता है। भाई रेयर अर्थ होता है 17 एलिमेंट्स के ग्रुप को रेयर अर्थ बोलते हैं। इसमें स्कैंडियम एंड ड्यूटेरियम प्लस 15 लैंथेनाइट्स ग्रुप होता है। तो 15 लेंथनाइट ग्रुप सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं, स्कैंडियम ड्यूटेरियम सभी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेयर अर्थ नाम से रेयर है पर वो रेयर होते नहीं है, बहुत एबिडेंट है पर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते, फैले हुए हैं, मतलब डायलूटेड थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और जहाँ भी मिलते हैं तो एक मिनरल में मिलते हैं। बहुत उसमें अलग अलग तरह के वो मेटल्स और वो सब मिले रहते हैं तो उसमें मिलते हैं। तो भाई जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई आपसे पूछ सकता है, जैसे अलग अलग एक बेस्टनाइट नाम का मिनरल होता है या लोपराइट या सीनोटाइन। तो ये क्या है भाई, ये सब रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ से कनेक्टेड है। इनमें अलग अलग करके रेयर अर्थ मिलते हैं, जैसे इसमें रीट्रियम मिलता है ना। तो इसमें अलग अलग ऐसे मिलते हैं, ये ध्यान रख लेना। बेस्टनाइट, लोपराइट और जीनोटाइन ये आ सकता है, ये बहुत जरूरी आ सकता है, यूपीएससी पूछता है ये सब क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है कि भाई जैसे मोनोसाइट है, जैसे मोनोसाइट भी एक तरीके का कंपाउंड ही है, इसमें बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। जिसमें पर्टिकुलरली आपने जाना होगा थोरियम, थोरियम के बारे में बहुत सुना होगा, पर इसमें थोरियम ही नहीं मिलता, और भी अलग तरह की चीजें मिलती है। इसमें टाइटेनियम भी मिलता है और फॉस्फोरस भी मिलता है, अब इसमें भी आएंगे। और थोरियम और यूरेनियम तो मिलते ही मिलते हैं। तो भाई मोनोसाइट आपने सुना हो केरला, केरला पर मोनोसाइट सबसे ज्यादा रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, फिर उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, फिर केरला में आता है। तो भाई आप बोलोगे भाई इधर क्यों, ईस्टर्न कोस्ट में क्यों। भाई ईस्टर्न कोस्ट में एक रेड कलर का सॉयल पाया जाता है पूरी कोस्ट पे। ये आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा, उसको एरामाटी डेब्लू के नाम से ही बोला जाता है इसको। तो ये जो रेड कलर का सॉइल है, इसमें ये पाया जाता है, ये मोनोसाइट पाया जाता है इसमें भी। तो आगे देखते हैं, और मोनोसाइट के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें पाई जाती है, पर इसमें ये सब आता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि भाई फॉस्फोरस भी मिलता है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का एक बहुत, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मोनोसाइट्स कंटेन 25% P2O5। ये फॉस्फोरस ऑक्साइड है, इससे आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और आपको पता है कि इंडिया में फॉस्फोरस लाइक डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, पूरा 100% बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो भाई ये बहुत हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए फॉस्फोरस बनाने, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर। तो भाई अब इस टॉपिक पे आ ही गए हैं फॉस्फोरस पे, तो फॉस्फोरस के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या चल रहा है फॉस्फोरस में। तो भाई अभी एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले फॉस्फोरस के ऊपर ही कि भाई इंडिया पूरा डिपेंडेंट है, और इंडिया जो मंगाता है वो मंगाता है, जो सबसे लास्ट रिजर्व है मोरक्को और वेस्टर्न सहारा से मंगाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर कैडमियम मिलाया रहता है। वही जैसे कोई चीज़ प्योर फॉर्म में तो मिलती नहीं, वो कुछ ना कुछ बॉन्ड बना लेते, तो कैडमियम के साथ मिक्स होके ये फॉस्फोरस है। तो अब ये जो हम फॉस्फोरस वहाँ से, और जो प्योर वाला है कहीं कहीं मिल जाता है, तो वो जैसे चाइना, रशिया, तो उन सब ने अपना, रशिया चाइना ने तो अपना बैन करा रखा है कि नहीं सेंड करूँगा, रशिया को हम खरीद नहीं सकते, जिस सेंक्शन लग गया है। तो इसमें ये था कि जो कैडमियम वाला है ये हम इधर मंगाते हैं, और इसमें से, और कैडमियम से क्या होता है, ये हमारी फूड चेन से बायो एक्यूमुलेट होता है, बायो मैग्नीफाई होता है, तो ये हमारी बॉडी में, आपको पता है ना, कैडमियम से एक इटाई नाम की डिसीज होती है। तो जिससे किडनी, इससे किडनी खराब हो जाती है, और हार्ट पे भी दिक्कत है, पर किडनी वाली डिजीज, किडनी खराब हो जाती है। और सबसे तो इसमें बोल रहा है कि भाई 150 ही फूड चेन वहाँ पाता है, और बाकी तो सारा पानी में रन ऑफ की वजह से वो बह जाता है, जो फील्ड में चला जाता है, वहाँ यूट्रोफिकेशन हो जाता है, उससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो सब लेकिन डेड जोन बन जाता है वो जो वाटर बॉडी। और आपको पता है कि भाई फॉस्फोरस का साइकिल ऑफ सेडिमेंट्री है, एयर वाला नहीं है, वो एयर में ही जाता है, वो या तो वाटर में रहेगा या सॉलिड में रहेगा। तो इसकी ये भी प्रॉब्लम है कि वापस एयर में जा भी नहीं पाता। और सेडिमेंट्री साइकिल वाटर के, इसके फॉस्फोरस के अलावा और किस चीज़ का है सेडिमेंट्री वाला, तो एक है कैल्शियम और एक है आयरन। और सल्फर का नहीं है, सल्फर तीनों में घूमता है, एयर फॉर्म में भी है और वाटर और इसमें भी सल्फर का, नाइट्रोजन भी तीनों में ही है सल्फर की तरह। तो भाई
इसमें ये बोला कि भाई हमें लाइक रिसाइकल करना चाहिए, जो सीवेज वाला है उसको अलग अलग करके सीवेज और जो उससे हम फॉस्फोरस निकाल के सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। तो ये आर्टिकल ये है फॉस्फोरस के ऊपर। तो भाई जैसे मैंने बोला मोनोसाइड सैंड का भी हम यूज़ कर सकते हैं डैप बनाने के लिए, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनने में। तो भाई ये हो गया हमारा। अरे और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स भाई रेयर और क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं, ये दो क्राइटेरिया है क्रिटिकल मिनरल्स की भाई, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितनी है और सप्लाई रिस्क कितना है। इन दोनों को मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स बताया है। इस 30 में रेयर अर्थ भी है पूरे पूरे। तो रेयर अर्थ इसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स भी आते हैं। तो भाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि भाई वो जो चीज़ जो मिनरल है रॉ मटेरियल की फॉर्म में जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में जाएगा, अगर वो ना हो तो उससे कितना डिस्ट्रप्शन फैलेगा और उसका कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई स्टील, लिथियम हो गया। लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल है कि भाई अगर वो आगे नहीं गया बैटरीज वाली कंपनी में तो बैटरीज ही नहीं बनेगी, और बैटरीज नहीं बनेगी तो भाई आगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सब जहाँ पे भी लगता है वो सब रिन्यूएबल एनर्जी सब डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। नहीं है तो भाई ये क्रिटिकल है। और सप्लाई रिस्क होता है कि भाई हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट है कि खुद बना रहे हैं, नहीं बना रहे तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक सेफ है कि वहाँ पे सैंक्शन ना लग जाए या वहाँ पे कोई और दिक्कत तो नहीं है ना। और रिसाइकलेबल कर रहे हैं कि हम भाई उसको लाइक उसका एक सर्कुलर इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं। तो ये सब देख के उसको सप्लाई रिस्क में आता है। तो ये तो हो गया भाई क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के बारे में। अब पढ़ेंगे भाई एक बहुत प्यारा टॉपिक है इंडियन ओशन एसोसिएशन के बारे में। तो भाई जयशंकर जी यहाँ पे गए हैं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग है, जो सबसे एपेक्स बॉडी है इंडियन ओशन एसोसिएशन की। फॉरेन मिनिस्टर चेयर करते हैं इसमें, और इसका जो चेयरमैन है इस बार श्रीलंका है, 2 साल के लिए बनते हैं। इंडियन ओशन एसोसिएशन भाई 1997 में बनाया गया था। अभी इसमें 23 मेंबर्स है और 11 डायलॉग पार्टनर्स है। और भाई 86 ऑफ द ट्रेड परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, मेरे हिसाब से ये वॉल्यूम है, बाय वैल्यू नहीं है, बाय वॉल्यूम है। ये इंडियन ओशन से पास होता है। और मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये मैप है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कंट्रीज है वही है ऑब्वियसली, जो रिम पे होगी वो उसकी मेंबर होगी। पर भाई फ्रांस देखो रिम पे तो है नहीं, पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रियूनियन आइलैंड है जो उसका डोमिनियन है, के जरिए इसका पार्ट है। पर कुछ कंट्री स्टिल है जो अभी इसका पार्ट नहीं है। तो मैं कुछ का नाम बता देता हूँ, कुछ आप कमेंट से बताना। एक पाकिस्तान होगी, एक म्यांमार है, और भी कंट्रीज हैं। आप ढूंढना इंडियन ओशन कहाँ तक आता है, देखना इंडियन ओशन ऐसे करके पूरा इंडियन ओशन है ऐसे। तो कमेंट में डालना और कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भाई 1997 में बना था। इबेने मॉरिशस उसका हेडक्वार्टर है। और वही मैं आपको वही 6 ऑब्जेक्टिव है जो आप कहीं भी लिख सकते हो, मतलब मेरे टाइम में तो हर जगह लिख सकते हो। जैसे मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे काम करता है, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है, फिशरीज मैनेजमेंट के लिए काम करता है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म प्रमोशन, कल्चरल एक्सचेंज और रिसर्च इन साइंस एंड टेक। तो भाई फिशरीज मैनेजमेंट के लिए तो इसने ओमान में एक सेंटर बना रखा है, फिशिंग फिश फिशरीज यूनिट है वहाँ पे ओमान में है। और साइंस एंड टेक के लिए एक इसने यमन में सेंटर बना रखा है। ये सेल्फ सफिशिएंट है, इनका खुद का फंड है जो ये मतलब यूज करते हैं अपने एक दूसरे पे, लाइक प्रोजेक्ट्स को कंट्रीज में डालने के लिए एक फंड भी है। प्लस अब एक और इससे ऑर्गेनाइजेशन जो इससे रिलेटेड है इंडियन ओशन कमीशन। तो भाई इंडियन ओशन कमीशन तो इससे पुरानी है, 1982 में बनी थी। इसका भी हेडक्वार्टर मॉरिशस में है, पर वो इसकी कैपिटल में है। इबेने इसकी कैपिटल नहीं है, इसका कैपिटल पोर्ट लुइस है और यहीं पे इसकी हेडक्वार्टर है। ऊपर वाले का इबेने में था, इधर पोर्ट लुइस में है। इसमें बेसिकली वैसे तो फ्रेंच स्पीकिंग जो कॉलोनीज है उसका ही ग्रुप है, पर वेस्टर्न ईस्टर्न इंडियन ओशन में। तो इसके मेंबर है सेशल्स, कोमोरोस, मादागास्कर, रियूनियन एंड मॉरिशस। तो आप देख सकते सबसे ऊपर सेशल है, फिर कोमोरोस आता है, फिर मॉरिशस। मॉरिशस बराबर में है मादागास्कर, तो रियूनियन आइलैंड वाइज देखो तो नीचे ही है। इसके डायलॉग, ये इसका ऑब्जर्वर ग्रुप है, ये माल्टा है, ये फ्रैंकोफोन स्पीकिंग मतलब फ्रेंच स्पीकिंग जो भी कंट्री से ग्रुप होगा, यूनियन यूरोपियन यूनियन है, यूएन है, जापान है, इंडिया और रिपब्लिक
चाइना है। तो भाई ये और ये है, इन दोनों में देखो ये 5 कंट्रीज है इनोवेशन कमीशन में, ये और इंटरनेशनल एसोसिएशन में भाई 23 है। तो भाई अब एंड करते हैं अपने इसको। तो भाई इनोवेशन एसोसिएशन मैंने आपको पढ़ा दिया। वही है भाई, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव रूल बेस्ड ओशन होना चाहिए जो सबके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए और इक्विटेबल ग्रोथ के लिए हेल्प करे। तो भाई मैं एक और पॉइंट बताता हूँ कि भाई एक एक्स्ट्रा पॉइंट अलग से कि भाई बांगडुंग कॉन्फ्रेंस हुई है। आप मुझे बताइए कमेंट में कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस से कौन सी मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इससे रिलेटेड। 1961 में बनी थी मेरे हिसाब से, केम इनटू इफेक्ट। बांगडुंग इंडोनेशिया में है, उसके हिसाब से आप बताइए मुझे। तो ये तो हो गया। तो इंडियन ओशन भाई 86% जाता है। तो अब इंडियन ओशन तो साउथ चाइना सी के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो भाई UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से भाई 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम और 77 बाय वॉल्यूम 80% और 70% बाय वैल्यू सी से ट्रैवल करता है। तो भाई सी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस जो ये जैसे 86 बाय वॉल्यूम है, और भाई जो साउथ चाइना सी है भाई उधर इंडिया का उसमें से 55% ट्रेड पास होता है बाय वॉल्यूम होगा मेरे हिसाब से। इंडिया का 55% साउथ चाइना सी से जाता है। तो साउथ चाइना सी इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का बहुत कम 14% है, चाइना का 64 है, और इंडिया का भी 55% है। तो भाई थैंक यू।